आज हम बात करेंगे कुछ नए न्यूमेरिकल्स की, लेकिन उससे पहले पिछले सेक्शंस में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, उसमें कुछ आंसर्स आप लोगों ने कैलकुलेट किए थे। तो उन आंसर्स के जो वेरिफिकेशन है वो आप इस वीडियो में करिएगा। नीचे आंसर्स दिए हुए हैं, उनको आप चेक करिएगा। दूसरी चीज़, जिन बच्चों ने प्रीवियस सेक्शन के न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं वो इस वीडियो को आगे प्रोसीड ना करें। पहले उन्हीं वीडियोस को, उन्हीं क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर इन वीडियो के क्वेश्चंस को आगे करिएगा। अब हम देखते हैं आगे की चीज़ें। दैट इज, सबसे पहले मैंने इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। वेल, लास्ट जो वीडियो थी उसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 स्किप हो गया था, लाइक 1 2 3 के बाद सीधे 5 क्वेश्चन आ गया था। तो फोर्थ क्वेश्चन उस वीडियो का ये है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज, फिगर शोज टू करंट कैरिंग वायर्स 1 and 2। हमारे पास में दो वायर्स है, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। हमें पी क्यू और आर पॉइंट्स पे क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। देखते हैं कैसे फाइंड होगी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट हमारे पास में दिए हुए हैं। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, सब दिख रहा है कि फर्स्ट जो वायर है उसमें 20 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है और सेकंड वायर है उसमें 30 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट भी दी है, 20 एम्पेयर अपवर्ड जा रहा है और 30 एम्पेयर डाउनवर्ड जा रहा है। राइट हैंड रूल अगर आपको याद हो, मैग्नेटिक फील्ड में जो रूल था वो ये था कि अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो जो कर्लिंग फिंगर्स होती है वो कैसी होती है? इस तरीके से, मतलब उसे हम बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका ज़रूरत अभी हमें पड़ेगा। तो अगर मैं P पॉइंट की ही सिर्फ बात करूं पहले, तो P पॉइंट पे अगर आप देखते हैं तो P पॉइंट पे अगर हम देखें तो पहली वायर जो है, फर्स्ट वायर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनवर्ड या आउटवर्ड? ट्राई करके देखिए। ये मेरा करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, राइट। फील्ड किस तरीके से आ रही है? आउटवर्ड आ रही है। कैसे? P पॉइंट पे कैसी आ रही है? आउटवर्ड आ रही है। तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है। किसकी वजह से? वायर 1 की वजह से। वायर 2 की वजह से देखते हैं, वायर 2 में करंट जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हमने बनाया डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप लोग करके देखिए, डाउनवर्ड करके देखिए तो क्या हो रहा है? P पॉइंट पे कैसे जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है, राइट। तो वायर 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है एट पॉइंट P। तो हमने वही चीज़ें नीचे लिखी है, देखिए। अगर मुझे P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली ड्यू टू वायर 1 दैट इज आउटवर्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 इज इनवर्ड। अब एक आउटवर्ड है, एक इनवर्ड है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें करना है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमें कैसे पता चलेगा कि पहले कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लेंगे? तो जो पॉइंट जिस वायर के पास होता है ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है। तो हमें पहले मैग्नेटिक फील्ड लेनी होगी वायर 1 की वजह से, माइनस फिर हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2। तो हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे आएगी वो आएगी B1 माइनस B2। B1 क्या है? किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी किसी एक वायर की वजह से, ये हमने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? एप्लीकेशन ऑफ बायट-सवर्ट लॉ में पढ़ा है। हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। कितना रख दिया? μ0I/2πr। अब हमारे पास में दो वायर थी, इसलिए यहाँ पे I1R1 आया, यहाँ पे I2R2 आया। हमें करंट की वैल्यूज पता है। डिस्टेंस की एक चीज़ और देख लेते हैं। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो P पॉइंट, वायर 1 से P पॉइंट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। उसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो वो हो जाएगा 0.1 मीटर। और सेकेंड वायर का जो डिस्टेंस है P पॉइंट से वो 30 सेंटीमीटर है, तो दैट इज 0.3 मीटर। यही डिस्टेंसेस हमने लिए हैं। देखिए, ये हमारे R1 और R2 की वैल्यूज हो गई, राइट। नीचे लिखा हुआ है ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा I1, ये हमारा I2 वैल्यूज हमें पहले से पता थी। इसका आंसर कैलकुलेट करोगे आप लोग, और जो आंसर आएगा उसको जरूर नीचे चेक करिएगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कौन से पॉइंट पे? Q पॉइंट पे। अब आप लोग ये राइट हैंड रूल जो है वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है, B1 मतलब वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड आ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 जो है वो क्या है? वो भी इनवर्ड आ रही है। आप लोग ट्राई करके देखिए, दोनों में इनवर्ड ही आएगी। सिंस दोनों इनवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो हमने Q पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी? B1 प्लस B2। तो हमने यहाँ पे B1 और B2 की जो वैल्यूज है दैट इज μ0/2π, मैंने यहाँ पहले ही कॉमन ले लिया, I1/R1 प्लस I2/R2। I1 की वैल्यू हमें पता है 20 एम्पेयर है, और इसके अलावा I2 की वैल्यू हमें पता है 30 एम्पेयर है। डिस्टेंसेस दोनों का 0.10 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे ही हो, राइट। μ0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4π × 10⁻⁻7, वो हमने यहाँ रख दी। नीचे 2π एज इट इज रहने दिया। इसका आंसर आप कैलकुलेट करिए और वेरीफाई करिए नीचे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आर। ठीक है, अब ये वापस से जिस तरीके से हमने क्यू पी का निकाला था वैसे अब हम आर का निकालेंगे। तो अब हम अगर देखें तो वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इनवर्ड और वायर 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है आउटवर्ड। बिल्कुल राइट हैंड रूल यूज करके देखिएगा इसको, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, B2 माइनस B1। क्यों B2 माइनस B1? क्योंकि जो हमारा पॉइंट है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आर पॉइंट, वो जो पॉइंट है वो सेकेंड वायर के पास में है और फर्स्ट वायर से दूर में है। तो सेकेंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, इसलिए हमने यहाँ पे किया B2 माइनस B1। अगेन वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, I1 I2 पता है, R1 R2 पता है। इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट, और वेरीफाई करेंगे नीचे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस आंसर्स। ये 4th आंसर प्लस इसके पहले के जो 12 क्वेश्चंस थे उसमें जहाँ जहाँ पे मैंने आंसर्स मांगे हैं आप लोगों से, उनके आंसर्स को आप ज़रूर वेरीफाई करिएगा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ज़रूरत पड़ने पे आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। ये सभी आंसर्स हैं, ये आप लोग बीच में चेक करने के लिए कहीं भी पॉज कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट वीडियो में हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 12 तक, अब उसी के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। 13 क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। अ लॉन्ग वायर, ठीक है भाई, एक वायर है, इज बेंट एज शोन इन द फिगर। देखेंगे अभी अपन, what will be the magnitude and direction of the field at the center O of the circular portion if I current is passed through the wire। ठीक है, तो अभी हम लोग को एक फिगर दिया हुआ है, ये देखिए ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में हमें क्या करना है, O पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ बायट-सवर्ट लॉ याद हो तो हमने 2 एप्लीकेशंस तो पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक तो तीसरी भी थी लेकिन अभी जो जरूरत पड़ रही है वो 2 की पड़ रही है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और दूसरा हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, राइट। एक्सेस की जरूरत अभी नहीं है। तो इन्हीं 2 फॉर्मूलेस को पहले हमने लिखा। लिखने के लिए हमने देखिए यहाँ पे हमने ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, अरे अभी दोनों फॉर्मूले हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr, ये हमने किसकी वजह से लिखा है, वायर की वजह से। अब मतलब है कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन है। देखिए करके, अगर हमने वायर को लाइक करंट का डायरेक्शन हमारा इस तरीके से जा रहा है तो हमारा O पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कैसी आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं सर्कुलर लूप की वजह से, तो वो सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 2r। ये दोनों मैंने फॉर्मूले ही लिखे एक तरीके से, ठीक है। बस आपको ध्यान नहीं रखना है कि दोनों की इनवर्ड आ रही है मैग्नेटिक फील्ड या आउटवर्ड आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो सर्कल की वजह से भी अगर हम देखें, कोई भी करंट डायरेक्शन आप ले लीजिए, तो मैंने जैसे राइट हैंड वाला डायरेक्शन लिया है तो उसके हिसाब से भी क्या आ रही है, O पॉइंट पे आउटवर्ड आ रही है, और लेफ्ट वाला भी अगर मैं लेता हूँ तो उसकी वजह से भी O पॉइंट पे कैसे आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। तो हमारी ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। दोनों ही केसेस में डायरेक्शन आउटवर्ड है, इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगी वो हो जाएगी दोनों का एडिशन, B1 प्लस B2। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर एक की मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है और आउटवर्ड है और एक की मैग्नेटिक फील्ड अगर डाउनवर्ड है तब हमें करना होता है सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोगों ने दोनों को ऐड कर दिया, म्यू नॉट I अपॉन 2r कॉमन था वो निकाल लिया, 1 प्लस 1 अपॉन पाई अपवर्ड डायरेक्शन में या आउटवर्ड डायरेक्शन में आंसर आ जाएगा, ठीक। इजी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो वायर शोन इन द फिगर, हर बार फिगर आएगा, ठीक है, मोस्टली। तो देखते हैं क्या होगा उसमें। कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, करंट की वैल्यू हमें दी है 10 एम्पियर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O, सेंटर O पे हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस ऑफ द कॉइल दी है 3 सेंटीमीटर। देखते हैं क्या कर सकते हैं। कुछ फिगर इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीज़ें अगर मैं आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड बताऊं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 270 डिग्री होगा। सर्कल 360 डिग्री का होता है, एक एंगल 90 डिग्री कोऑर्डिनेट का, तो बचा हुआ हो गया 270 डिग्री, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक फॉर्मूला और अभी आप यूज़ करोगे, थीटा इक्वल टू L अपॉन R। ये मैथमेटिक्स का एक रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का, थीटा इक्वल टू L अपॉन R। थीटा हमारा एंगल होता है, ये एंगल हमेशा होना चाहिए रेडियन में, ना कि डिग्री में, है ना। तो ये 2 पॉइंट्स अभी क्लियर करिए, है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले थीटा होता है L अपॉन R, कोई दिक्कत नहीं, और थीटा हमारा कितना है 270 डिग्री। पर मैंने आपको बोला कि जो एंगल है वो डिग्री में नहीं चलेगा, वो सिर्फ हमें कैसा चाहिए, रेडियन में चाहिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। हमें ये पता है कि 1 डिग्री में होता है पाई बाय 180 रेडियन, ये मैथ्स के रूल है।
तो 270 डिग्री में हो जाएगा 270 इंटू पाई बाई 180, मतलब हम दोनों तरफ 270 मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला 3 पाई बाई 2, दैट इज़ आवर एंगल इन रेडियन। ठीक है, तो ये हमने देखी 3 पाई बाई 2 यहाँ पे रख दिया इज इक्वल टू एल अपॉन आर हो गया। अब मैंने क्या किया, एल की वैल्यू फाइंड की, तो एल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई आर अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एक तरीके से, मतलब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3 पाई आर अपॉन 2 इक्वल टू एल। तो एल की वैल्यू हमारे पास में आ गई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमें क्या करना है। अब अकॉर्डिंग टू बायट-सवर्ट लॉ डी बी इक्वल टू डी बी, हाँ बी की बात नहीं कर रहा हूँ, डी बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट ठीक है अपॉन 4 पाई ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो आई ठीक है, डी एल को मैंने ले लिया, एल मतलब टोटल लेंथ ले ली हम लोगों ने, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा कहाँ गया, यहाँ पे अगर आप सेंटर पे निकालते तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि रेडियस वेक्टर हमेशा जो पॉइंट्स जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उससे कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए थीटा कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज़ करंट की जो वैल्यू है, करंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 10 एम्पेयर, वो मैंने यहाँ रख दी, नीचे वाला आर स्क्वायर मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, और ये जो एल की वैल्यू ये मैंने यहाँ पे एल की वैल्यू को यहाँ रख दिया 3 पाई आर अपॉन 2। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इनकी वैल्यूज को पुट करने के बाद में हमें एक आंसर मिलेगा दैट इज 1.57 इंटू 10⁻³ टेस्ला। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 आइडेंटिकल कॉइल्स P एंड Q, यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, कोशिश करना कि आप पहले खुद से ट्राई करो, राइट, पहले आप खुद से ट्राई करो। सो 2 आइडेंटिकल कॉइल्स P एंड Q ईच ऑफ रेडियस कैपिटल R, ठीक है, आर लाइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन्स सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर। ऐसा कुछ फिगर बनेगा भी जिसमें कॉमन सेंटर है, क्वेश्चन में फिगर दिया रहेगा। ठीक है, find the magnitude and the direction of the magnetic field at the common center of the two coils if they carry a current of I and √3I, है ना, ये क्या आ गया I√3I है ना। तो क्वेश्चन थोड़े से ऐसे ही रहते हैं फिजिक्स के, लेकिन इजी रहते हैं। आप एक बार कंसेप्ट अभी मैं समझाऊंगा तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, तो वही कंसेप्ट को आप दूसरी जगह अप्लाई करने की कोशिश करिएगा कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो दैट ट्राई आपको करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, ये फिगर दिया है, कुछ डार्क है, तो डार्क में जो दिया है वो क्वेश्चन में गिवन था, और जो लाइट में मैंने पेन से बनाया है वो मैंने कंस्ट्रक्शन से बनाया है। तो कुछ इस तरीके से फिगर है, इसको थोड़ा समझते हैं क्या है। फिगर में हमें दिया था कि हमारे पास में 2 लूप्स हैं और दोनों जो कॉइल्स हैं वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के, और सेंटर कॉमन सेंटर दोनों का कोई O पॉइंट क्या है, कॉमन सेंटर है। ठीक है, ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ P, तो P जो कॉइल है वो नीचे इस तरीके से बनी हुई है, तो उसकी वजह से जो फील्ड होगी एक्सिस पे थोड़ी ऊपर आएगी, मतलब यहाँ कहीं आएगी, तो हमने ये ले लिया BP मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P पॉइंट। सिमिलरली Q हमारा ऐसा है तो उसकी एक्सिस पे अगर हम देखेंगे तो फील्ड कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, मतलब हमने एक तरीके से एक्सिस पे फील्ड्स देखी उसकी। ठीक है, तो P की वजह से यहाँ आ रही है और Q की वजह से इस एक्सिस पे फील्ड आ रही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पे एक नेट मैग्नेट, हमें निकालनी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, दिस इज अवर नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने यहाँ पे एक एंगल थीटा ले लिया, ये हमने यहाँ पे BP ले लिया, BQ ले लिया। ठीक है, करंट इसमें हमने क्वेश्चन में गिवन है कि I करंट फ्लो कर रहा है और दूसरे में करंट फ्लो कर रहा है √3I। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अब हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले BP। अब देखिए, ठीक है, सर्कुलर कॉइल की वजह से हम निकाल रहे हैं फील्ड। ठीक है, तो कितनी आएगी, BP इज इक्वल टू μ0I/2R। ठीक है ना, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q जो कॉइल है उसकी वजह से कितनी आएगी, μ0I की जगह हमने रख लिया √3I/2R। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं किसी एक्सिस पे नहीं कर रहे हैं, सेंटर पे कर रहे हैं, राइट। देखिए, हमने ये अज्यूम जरूर कर लिया कि यहाँ पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, भी सी बात है, अगर कॉइल ऐसी है तो इसकी वजह से फील्ड इस तरफ जाएगी, और अगर कॉइल ऐसी है तो फील्ड इस तरफ जाएगी। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि P पॉइंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर दिया है ना, उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और सिमिलरली Q पॉइंट पे यही चीज़ आप देखोगे तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे। ठीक है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है हमने वो यूज़ किया। तो BP मतलब P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी हो गई μ0I/2R, और Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो गई μ0√3I/2R। सॉरी, रिजल्टेंट फील्ड एट द सेंटर क्या हो जाएगी, B इक्वल टू √BP² + BQ²। ये रिजल्टेंट फील्ड है हमारी, तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपल दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो मैंने होल स्क्वायर देखिए कॉमन निकाल लिया, मतलब μ0I/2R का होल स्क्वायर मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे तो 1 बच गया और यहाँ पे क्या बचेगा 3, क्यों भाई, √3² कितना होता है, 3 होता है।
ठीक है। अब इसके ऊपर लगा हुआ है रूट, तो स्क्वायर से एक तो रूट आप कैंसिल कर दोगे तो हमें बाहर मिल जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये हो जाएगा 4, और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, तो हमें मिल जाएगा 2। तो यहाँ आते हैं हम आगे, ये आए रूट 4, और ठीक है ये रूट 4 होगा, ये 2 और ये रूट 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन r, ये हो गई हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से अगर हमें डायरेक्शन निकालना है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, तो हमने निकाला tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आप फिगर देखेंगे तो उसमें एक्स वाई अपॉन ओ वाई, ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिखाता हूँ अभी आपको फिगर, ये लिख लीजिएगा पहले, है ना। फिर एक्स वाई की वैल्यू बी पी है, ओ वाई की वैल्यू बी क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए अगर मेरे को tan थीटा निकालना है तो मैंने क्या लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये किसकी इक्वल है बी पी के, और ये वाली चीज़ किसकी इक्वल है, हम लोग के बी क्यू की इक्वल है, तो हमने बी पी अपॉन बी क्यू कर दिया, ठीक है। बी पी और बी क्यू की वैल्यूज हमें पहले से पता थी, हम उनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/√3। तो tan के किस एंगल पे 1/√3 मिलता है, 30 डिग्री पे मिलता है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी,